तो दोस्तों, कैसे हो आप सभी। आशा करती हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे। मैं आप सभी का अपने चैनल हिंदी क्लासेस में बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। तो आप सभी को पता है, मैंने आप सभी के लिए हिंदी साहित्य, हिंदी भाषा, हिंदी व्याकरण, पत्रकारिता, ठीक है, और भारतीय काव्य शास्त्र की काफी महत्वपूर्ण क्लास चला रखी है। और इसके अंतर्गत हमारे एनसीईआरटी के क्वेश्चन भी देखने को मिलते हैं आपको, और भाई गद्यांश पद्यांश भी आपको देखने को मिलते हैं। अगर क्लास पसंद आती है तो क्लास को ज्यादा से ज्यादा शेयर करना, लाइक करना और कमेंट करना अब बिल्कुल भी ना भूले। और चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर से जरूर करना है आप सभी को। और भाई टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन करना, क्योंकि पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पर ही मिलता है, ठीक है। और 1735 तक हमारे क्वेश्चन हो गए थे, ठीक है। आज 1736 तक अपना क्वेश्चन स्टार्ट है। और भाई कल मैंने आपको 150 प्लस यानी 165 क्वेश्चनों की एक प्राइमर लगाया था क्वेश्चनों का, और काफी महत्वपूर्ण था। हर संडे को मैं आपके लिए 100, 200 या 250, 150 क्वेश्चनों का प्राइमर लगाऊंगी संडे के दिन। तो आप उनको जरूर से जरूर देखें भाई, क्योंकि हमारा पेपर इस मंथ या अगले मंथ होने की संभावना है। तो करते हैं आज की क्लास स्टार्ट। और प्लेलिस्ट भी बना रखी है, उसको भी विजिट जरूर से जरूर करें। तो कृदंत और तदित किसके भेद है? क्रिया के, उपसर्ग के या प्रत्यय के? तो भाई कृदंत और तदित प्रत्यय के भेद है। किसके है? प्रत्यय के भेद है, ठीक है। और प्रत्यय की परिभाषा मैंने आपको कई बार बताई है। शब्दों के बाद जो अक्षर या अक्षर समूह लगाया जाता है उसको क्या कहते हैं? प्रत्यय कहते हैं, ठीक है। शब्दों के बाद जो अक्षर या अक्षर समूह लगाया जाता है उसको क्या कहते हैं? प्रत्यय कहते हैं। और क्रिया या धातु, ठीक है, क्रिया या धातु के अंत में प्रयुक्त होने वाले प्रत्यय को कृत प्रत्यय कहते हैं। क्या कहते हैं? कृत प्रत्यय कहते हैं। और उनके मेल से बने शब्दों को कृदंत कहते हैं। क्या कहते हैं? कृदंत कहते हैं। ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। जो प्रत्यय संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण के अंत में लगते हैं उसको क्या कहते हैं? तदित प्रत्यय कहते हैं। आपको ध्यान रखना है भाई। अगला क्वेश्चन देखते हैं। जिस प्रकार आत्मा की मुक्तावस्था ज्ञान दशा कहलाती है, उसी प्रकार हृदय की मुक्तावस्था रस दशा कहलाती है। किसका कथन है? काफी महत्वपूर्ण कथन है और काफी बार पेपर में पूछा गया है, ठीक है। जिस प्रकार आत्मा की मुक्तावस्था ज्ञान दशा कहलाती है, उसी प्रकार की मुक्तावस्था रस दशा कहलाती है। ये कथन आचार्य रामचंद्र शुक्ल का, विश्वनाथ का है, जयशंकर प्रसाद का है, रंडी का है। तो ये कथन भाई आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का रहेगा। ये आंसर आपका बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन है काफी भाव संचारी संयोगादर्श निष्पत्ति के अनुसार रस निष्पत्ति के लिए निम्नलिखित में से किसके संयोग की आवश्यकता नहीं है? ठीक है, ये काफी महत्वपूर्ण सूत्र है भाई, ठीक है। और ये किसका सूत्र है ये भी आपको बताना है, क्योंकि काफी बार पेपर में पूछा गया है। तो संचारी भाव, विभाव, अनुभाव या सुभाव? तो जो सुभाव है इसकी कोई आवश्यकता नहीं होती है भाई, ये भी आपको ध्यान रखना है। और संचारी भाव की आवश्यकता होती है, विभाव का, अनुभाव की भी आवश्यकता होती है। और ये रस सूत्र किसका है? तो ये रस सूत्र भाई भरत मुनि का है। किसका है? भरत मुनि का ये रस सूत्र है, ये आपको ध्यान रखना है। और इस रस सूत्र के अनुसार विभाव, अनुभाव, व्यभिचारी भाव के संयोग से रस की निष्पत्ति होती है, ठीक है। इनके संयोग से किसकी निष्पत्ति होती है? रस की निष्पत्ति होती है, ये भी आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है, यहां बैठा नहीं जाता में कौन सा वाच्य है? वाच्य बताना। यहां बैठा नहीं जाता तो काल वाच्य है, भाव वाच्य है, कर्म वाच्य है, कृत्रिम वाच्य है? तो इसमें भाई भाव वाच्य रहेगा। क्या है? भाव वाच्य है भाई। तो अपना बी आंसर बिल्कुल सही है, ठीक है। और भाववाचक कहते किसके है? क्रिया के उस रूपांतर को भाववाचक कहते हैं जिसके वाक्य में क्रिया अथवा भाव की प्रधानता हो। क्रिया अथवा किसकी? भाव की प्रधानता हो, ठीक है। भाव की प्रधानता हो उसको भाववाचक कहेंगे, ठीक है। जैसे धूप में चला नहीं जाता। अगला क्वेश्चन है, धनी सर्वदा सुखी नहीं रहते। जो धनी है वो सर्वदा सुखी नहीं रहते। वाक्य में धनी क्या है? तो वाक्य में धनी क्या है? तो क्या है? प्रधान उपवाक्य है, उद्देश्य है, विधेय है, आश्रित उपवाक्य है, ठीक है। तो धनी इसमें क्या है? उद्देश्य रहेगा। क्या है? उद्देश्य रहेगा। धनी सर्वदा सुखी नहीं रहते, वाक्य में जो धनी शब्द है ये क्या है? उद्देश्य है, ठीक है। और उद्देश्य का विस्तार भिन्न भिन्न रूपों
के विशेषण से किया जाता है। जो उद्देश्य है इसका विस्तार क्या है, भिन्न भिन्न रूपों के विशेषण से किया जाता है। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। यहाँ जो ध्वनि है ये विशेषण है और इसका विस्तार किया गया है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से क्या मोर का एक पर्यायवाची नहीं है। भाई मोर का पर्यायवाची नहीं है वो आपको बताना है। तो देखना है मोर का पर्यायवाची जो नहीं है वो हमें बताना है। तो मयूर, मेदनी, कलापी या केकी। तो मयूर, कलापी, केकी तो है, लेकिन जो मेदनी है ये मोर का पर्यायवाची शब्द नहीं है, बल्कि किसका है, तो ये पृथ्वी का पर्यायवाची शब्द रहेगा मेदनी। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना। मेदनी क्या है, पृथ्वी का पर्यायवाची शब्द है। और पृथ्वी के और भी पर्यायवाची शब्द है जो पेपर में पूछे जाते हैं। धरती, भू, धरा, भूमि, धरती, वसुंधरा, इला, अचला। ठीक है, ये पृथ्वी के पर्यायवाची शब्द रहेंगे। और मोर के पर्यायवाची शब्द मोर के पर्यायवाची देख लेते हैं। मयूर, कलापी, केकी तो हमने देख लिया, सिखी, धवजी, नीलकंठ, सारंग, हरि। ये मयूर के पर्यायवाची शब्द यानी मोर के पर्यायवाची शब्द रहेंगे। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प शब्द नहीं है। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द नहीं है। तो देखते हैं, मैं है, जा है, न है, लड़का है। तो जो न है ये क्या है, कोई शब्द नहीं है। ठीक है, क्योंकि वर्णों के सार्थक समूह को शब्द कहा जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भाषा शैली की दृष्टि से सर्वे काव्य के 3 भेद किए जाते हैं। ठीक है, भाषा शैली की दृष्टि से जो सर्वे काव्य है इसके 3 भेद किए जाते हैं। इस दृष्टि से निम्नलिखित विकल्पों में से कौन सा एक सर्वे काव्य का भेद नहीं है। जो सर्वे काव्य इसका भेद नहीं है वो हमें बताना है। तो पद्य काव्य, गद्य काव्य, चंपू काव्य या महाकाव्य। जो महाकाव्य है ये सर्वे काव्य का भेद नहीं है। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। पद्य, गद्य और चंपू ये तीनों इसके भेद है भाई। अगला क्वेश्चन है, काफी महत्वपूर्ण परिभाषा है भाई, काफी बार पेपर में पूछी गई है। शब्दार्थो साहित्य काव्यम गद्य पद्य च तद्धिता। तो इसमें काव्य की परिभाषा किसने दी है, काफी बार पेपर में पूछा गया है। यहाँ तक काफी बार पेपर में पूछा गया है। तो भामा की है, मम्मट की है, रुद्रट की है या वामन की है। तो शब्दार्थ साहित्य काव्यम ये परिभाषा किसकी रहेगी, तो भामा की है भाई ये परिभाषा, ये आपको ध्यान रखना है। और जो मम्मट है इनकी परिभाषा भी काफी बार पेपर में पूछी गई है। लोकोत्तर, वर्णन, निपुण, कवि, कर्म, काव्यम, ये मम्मट की परिभाषा रहेगी। और जो रुद्रट जी है इनकी है ननु शब्दार्थो काव्यम। ठीक है, वामन की देख लेते हैं। ठीक है, काव्य शब्दों, गुणा, अलंकार, संस्कृतियों, शब्दार्थों वर्तते, ये वामन की परिभाषा रहेगी। अगला क्वेश्चन है, हिंदी संज्ञाओं के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। ठीक है, तो कौन सा कथन सही है। हिंदी में संज्ञा शब्द बहुवचन में ही प्रयुक्त होते हैं। नहीं भाई, ही लगा दिया यहाँ पे। जो संज्ञाएं लेखन में आकारांत है उनका उच्चारण व्यंजनार्थ ही होता है। आगे देख लेते हैं, हिंदी में स्वरांत संज्ञाएं नहीं है, ये गलत है। हिंदी में हिंदी में अंत्य ध्वनि की दृष्टि से केवल व्यंजनात् संज्ञा है, ये भी क्या है, गलत है। तो बी ऑप्शन अपना बिल्कुल सही रहेगा। जो संज्ञाएं लेखन में आकारांत है उनका उच्चारण व्यंजनात् ही होता है। अगला क्वेश्चन है, अतिवृष्टि का उचित विलोम दिए गए विकल्पों में से क्या होगा। अतिवृष्टि का विलोम हमें बताना है। तो क्या होगा देख लेते हैं, अनावृष्टि, कम वृष्टि, अवृष्टि या वृष्टि। तो अतिवृष्टि का अनावृष्टि विलोम रहेगा भाई। ठीक है, ये आंसर अपना बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, पंकज
शब्द निम्नलिखित में से किस भेद के अंतर्गत आएगा? जो पंकज शब्द है ये निम्नलिखित में से किस भेद के अंतर्गत आएगा? तो रूढ़, निरर्थक, यौगिक या योग रूढ़। तो योग रूढ़ के अंतर्गत आएगा भाई। ठीक है, ऐसे शब्द जो यौगिक तो होते हैं पर अर्थ के विचार से अपने सामान्य अर्थ को छोड़कर किसी परंपरा से विशेष अर्थ के परिचारक है, उसको क्या कहते हैं? हम योग रूढ़ कहते हैं। ठीक है, तो पंकज क्या है? ठीक है, योग रूढ़ शब्द रहेगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस शब्द में नि उपसर्ग लगा है? तो नि उपसर्ग किस शब्द में लगा है? तो निहि प्लस में शंख, निर प्लस में अपराध, निर्मम या निबंध। जो निबंध है इसमें नि उपसर्ग लगा है भाई। ठीक है, निहि प्लस में शंख में निस उपसर्ग है। ठीक है, निरपराध और निर्मम में निरुपसर्ग लगा हुआ है। ठीक है, और उपसर्ग की परिभाषा मैंने आपको काफी बार बताई है। ठीक है, उस शब्दांश या अव्यय को उपसर्ग कहते हैं जो किसी शब्द के पहले आकर उसका विशेष अर्थ प्रकट करता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, पुरुषवाचक सर्वनाम संबंध रूप निम्नलिखित है। पुरुषवाचक सर्वनाम मैं का संबंध निम्नलिखित में से कौन सा होगा? मुझ, मेरा, हम, मुझसे। तो भाई क्या भाई? मेरा। ठीक है, बी आंसर अपना बिल्कुल सही रहेगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से क्या अविकारी शब्द का एक भेद नहीं है? अविकारी शब्द का भेद नहीं है, वो बताना है। ठीक है, अविकारी का नहीं यानी विकारी होगा वो। तो विशेषण, क्रिया विशेषण, समुच्चय बोधक या संबंध बोधक। तो जो विशेषण है ये विकारी का भेद है। अविकारी में क्रिया विशेषण आएगा, ठीक है, समुच्चय बोधक आएगा, संबंध बोधक आएगा और विस्मय आदि बोधक आएगा भाई। ठीक है, ये अविकारी का भेद रहेगा। बाकी जो संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया है ये विकारी के भेद है। अगला क्वेश्चन है, ऐसे उल्वों को तो बृहस्पति भी नहीं समझ सकते, यह कौन सी शब्द शक्ति काम कर रही है? तो यहाँ कौन सी शब्द शक्ति काम कर रही है? लक्षणा, अभिधा, तात्पर्य या व्यंजना। तो यहाँ पर जो लक्षणा शब्द शक्ति है यह काम कर रही है। और लक्षणा शब्द शक्ति होती क्या है? जहां मुख्यार्थ या वाच्यार्थ में बाधा हो और रूढ़ि या लक्षणों के सहारे उससे संबंधित अर्थ की प्राप्ति की जाती है, वहां लक्षणा शब्द शक्ति होती है भाई। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा वर्णिक छंद नहीं है? तो वर्णिक छंद इसमें से कौन सा नहीं है ये हमें बताना है। तो सवैया, कवित, कुंडलिया या इंद्रवज्जा। तो जो कुंडलिया है ये वर्णिक छंद नहीं है। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। जो कुंडलिया है यह विषम मात्रिक छंद है, विषम मात्रिक छंद है भाई। ठीक है, और 6 चरण का ये होता है। ठीक है, इसके जो प्रारंभ के 2 चरण तो होते हैं दोहा के और 4 चरण होते हैं रोला के। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। और इसके दूसरे और अंतिम भाग तीसरे चरण के प्रारंभ में दोहराए जाते हैं, मैंने काफी बार आपको बताया है भाई। अगला क्वेश्चन है, भरत मुनि ने 4 मूल रस माने हैं। जो भरत मुनि जी है इन्होंने 4 मूल रस माने हैं, निम्नलिखित में से कौन सा एक उनके द्वारा मान्य मूल रस नहीं है? जो नहीं है वो हमें बताना है। तो वीर रस, श्रृंगार रस, रौद्र रस या अद्भुत रस। जो भरत मुनि है इन्होंने अद्भुत रस को नहीं माना है रस। ठीक है, वीर रस को माना, श्रृंगार रस को माना है, ठीक है, रौद्र रस को भी इन्होंने माना है। और साथ साथ विभत्स, जो विभत्स रस है इसको भी इन्होंने रस की संज्ञा मानी है। ठीक है, जो भरत मुनि ने नाट्य शास्त्र में 4 मूल रस और 4 गौण रस बताए हैं, ये भी आपको ध्यान रखने हैं। ठीक है, जो इन्होंने गौण रस बताया है इसके अंतर्गत करुण, हास्य, भयानक आते हैं भी। अगला क्वेश्चन है, रस बताना है इसमें। अति रीस बोले वचन कठोरा, कहू जड़ जनक धनुष के तोड़ा, बेगी देखाओ मूड न तर आज, उल्टो मही जह लगी तब राजू। इस काव्यांश में कौन सा रस है? तो हमें रस बताना कौन सा है। भयानक है, रौद्र है, वीर है या अद्भुत है? तो इसमें रौद्र रस रहेगा। तो क्या है इसमें? रौद्र रस रहेगा भाई। ठीक है, और इसका स्थायी भाव क्या होता है? क्रोध। रौद्र का स्थायी भाव क्या होता है? क्रोध होता है।
अगला क्वेश्चन है, छंदों को पढ़ते समय कई स्थलों पर विराम लेना पड़ता है, उन विराम स्थलों को क्या कहते हैं? तो उन विराम स्थलों को क्या कहेंगे भाई? ठीक है, छंदों को पढ़ते समय हमें कई जगह पर क्या है, विराम लेना पड़ता है, उसको हम क्या कहेंगे? यति, गण, गति या तुक। तो उसको यति कहेंगे। क्या है? उसको यति कहेंगे। ये आपको ध्यान रखना। जैसे विनय न मानत जल्दी जड़, गए 3 दिन बीती। तो इसमें चरण, वर्ण, मात्रा, गण, यति एवं तुक छंद के प्रमुख अव्यय है। अगला क्वेश्चन है, महाराज घर में न गाय है न बचिया न पैसा, यही पैसे है यही इनका गोदान है। गोदान उपन्यास में यह कथन किसका है? काफी महत्वपूर्ण कथन है। ठीक है, गोदान उपन्यास किसका है? प्रेमचंद्र जी का है। ठीक है, और काफी महत्वपूर्ण उपन्यास है, काफी बार पेपर में पूछा गया है। तो बताना ये कथन किसका है? गोबर, हीरा, घोरी या धनिया, ये चारों के चारों पात्र गोदान उपन्यास के हैं। तो ये कथन भाई धनिया का है। ठीक है, धनिया का है भाई। और जो होरी की पत्नी है, जब होरी की मृत्यु हो जाती है तो भाई, और प्रेमचंद्र के और भी काफी महत्वपूर्ण उपन्यास है, जैसे गोदान है, रंगभूमि है, कर्म भूमि, सेवा सदन, निर्मला। ठीक है, और देख लेते हैं भाई क्वेश्चन किसकी है? अज्ञे जी की है। ये आपको ध्यान रखना है। किसकी पंक्तियां? अज्ञे जी की। अगर मैं तुमको ललाती सांझ के नभ की अकेली तारिका, अब नहीं कहता या शरद के भोर की निहार न्याही, कोई टटके कली चंपे की वगैरह तो प्रस्तुत। ठीक है, तो यहाँ तक तो ये पंक्तियां जो है ये अज्ञे की है। हमें बताना है किस कविता से ये ली गई है। तो नदी के दीप, आज मैं पहचानता हूँ, सागर किनारे या कलगी बाजरे की। ठीक है, तो ये पंक्तियां कलगी बाजरे की कविता से ली गई हैं। ठीक है, और ये सभी कविताएं किसकी है? किसकी रहेगी? अज्ञे जी की ये रहेगी भाई। ठीक है, ये ध्यान रखना है। और इनकी और भी काफी महत्वपूर्ण रचनाएं हैं अज्ञे जी, काफी बार पेपर में पूछी गई है, जैसे भगनदूत। ठीक है, एक मिनट में, भगनदूत, चिंता, इत्येलम, हरी घास पर क्षण भर, ये काव्य संग्रह रहेंगे अज्ञे जी के। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी रचना रघुवीर साहे की नहीं है? जो रघुवीर साहे की रचना नहीं है वो हमें बताना है। स्वाधीन व्यक्ति, नेता, क्षमा करे, कितनी शांति, आत्महत्या के विरुद्ध। जो कितनी शांति है, ये रघुवीर साहे जी की रचना नहीं है। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। बल्कि स्वाधीन व्यक्ति, नेता, क्षमा करे और आत्महत्या के विरुद्ध किसकी है? रघुवीर साहे जी की रचनाएं ये रहेगी भाई। और जो भी कितनी शांति रचना है, ये अज्ञे जी की है। किसकी है? ये अज्ञे जी की रचना रहेगी। अगला क्वेश्चन है, राम रावण युद्ध में राम रावण पर क्रोध करते हैं, तो रावण राम के क्रोध का डैश है। तो क्या है? रिक्त स्थान की पूर्ति हेतु उचित विकल्प चुनिए। ठीक है, राम रावण युद्ध में राम क्या है? रावण पर क्रोध करते हैं। तो रावण जो है राम के क्रोध का क्या है? तो क्या है भाई? ये हमें बताना है। आलंबन विभाव है, उद्दीपन विभाव है, संचारी भाव या अनुभाव है। तो भाई ये आलंबन विभाव रहेगा। क्या है? आलंबन विभाव ये रहेगा। ठीक है, राम रावण युद्ध में राम रावण पर क्रोध करते हैं, तो रावण राम के क्रोध का आलंबन विभाव है। ठीक है, उद्दीपन की, जो उद्दीपन है इसका अर्थ है उद्दीप्त करना या बढ़ाना। क्या है उद्दीपन का अर्थ? है उद्दीप्त करना या बढ़ाना भाई। ठीक है, स्थायी भाव को उद्दीप्त करने वाले भाव उद्दीपन कहलाते हैं। संचारी भाव किसको कहते हैं? संचरण करने वाले भाव को संचारी भाव कहते हैं। ठीक है, आलंबन उद्दीपन के कारण शरीर में होने वाली जो हलचल है उसको क्या कहते हैं? संचारी भाव कहते हैं। आलंबन और उद्दीपन विभाव के कारण उत्पन्न भाव को बाहरी प्रकाशित करने वाले कार्य को अनुभाव कहते हैं। ठीक है, आलंबन और उद्दीपन के जो विभाव है, इनके कारण जो उनके भाव उत्पन्न होते हैं और उसको जब बाहर प्रकाशित किया जाता है तो उसको अनुभाव हम कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, सुमित्रा नंदन पंत की निम्नलिखित में से किस रचना पर महर्षि अरविंद का प्रभाव देखने को मिलता है?
तो कौन सी ऐसी सुमित्रानंदन पंत की रचना जिस पर महर्षि अरविंद का प्रभाव देखने को मिलता है? तो मन केशव पंत, ताज, श्रवण किरण या नारी? तो भाई जो श्रवण किरण है इस पर महर्षि अरविंद का प्रभाव देखने को हमें मिलता है। अगला क्वेश्चन है, कंकन किरणी नुपुर धुनि सुनी, कहत लखन सन राम हृदय गुनी, मानहु मदन दुदुभि दीन्ही, मनसा विषव विजय कन्ह कीनी। यह पंक्तियां किस गुण का उदाहरण है? तो किस गुण का उदाहरण है भाई? ओज, प्रसाद, माधुर्य या त्रिगुण? तो ये माधुर्य गुण का उदाहरण रहेगी भी। ठीक है। और माधुर्य गुण होता क्या है? किसी काव्य को पढ़ने या सुनने से हृदय में जहां मधुरता का संचार होता है उसको हम माधुर्य गुण कहते हैं। ठीक है। भी रीति से युक्त होती है। ठीक है। इसमें श्रृंगार, करुण, हास्य, शांत रसों की योजना होती है भाई। अगला क्वेश्चन है, काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, हामिद प्रेमचंद्र की किस कहानी का पात्र है? जो हामिद है ये प्रेमचंद्र की कहानी का पात्र है, हमें बताना किसका है? तो ईदगाह है, पूस की रात, गुल्ली डंडा, कफन। तो ये सारी की सारी कहानियां किसकी है? प्रेमचंद्र जी की है। और जो हामिद है ये ईदगाह कहानी का पात्र है। और ईदगाह कहानी प्रेमचंद्र जी की काफी महत्वपूर्ण कहानी है। ठीक है। और ये पात्र इसी का है, ईदगाह का हामिद। और इस हामिद से अलावा और भी इसमें पात्र हैं, जैसे मोहसिन है, पेपर में पूछा गया पहले, अमीना भी पूछी गई है, महमूद भी पूछा गया है, नूरे भी पूछा गया है। ये इसके पात्र है, काफी महत्वपूर्ण। ठीक है। ये आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है, फिर पंक्तियां आ गई भी, को निरप हो हम ही कहानी, चेरी झाड़ी अब हो की रानी। क्या भी को निरप हो हम ही हाहानी, चेरी छाड़ी अब हो की रानी। रामचरितमानस में प्रयुक्त पंक्तियां किसके द्वारा कही गई हैं? ठीक है। ये पंक्तियां तो है रामचरितमानस की। किसकी है? रामचरितमानस की ये पंक्तियां हैं। पूछा गया है किसके द्वारा ये कही गई है, तो देख लेते हैं किसके द्वारा ये कही गई पंक्तियां हैं। तो मंथरा, मंदोत्री, उर्मिला, ककेई। तो अब ये मंथरा के द्वारा कही गई पंक्तियां हैं। मंथरा क्या कहती है कि कोई भी राजा बने, अर्थात राम बने या भरत, मुझे तो कोई फर्क नहीं रहता, मुझे तो दासी ही, मैं तो दासी ही दासी रहूंगी। ठीक है। मैं तो क्या है? दासी की दासी ही रहूंगी। ये है ना, को निरप हो हम ही खा हानि, भी कोई भी राजा बने मुझे कोई हानि नहीं है, चाहे राम राजा बने चाहे भरत राजा बने, चेरी छाड़ी अब हो की रानी, भाई मैं एक तो रानी बनने से नहीं, मैं तो दासी की दासी ही रहूंगी। ये मंथरा की पंक्तियां हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा अर्थालंकार है? अर्थालंकार हमें बताना है कौन सा है। तो रूपक है, यमक है, अनुप्रास है, सलेस है। जो रूपक है ये अर्थालंकार के अंतर्गत आएगा। ठीक है। और रूपक की परिभाषा क्या रहेगी? उपमेय या उपमान का आरोप या उपमान और उपमेय का अभेद ही रूपक है। ठीक है। यमक, अनुप्रास और श्लेष ये शब्द अलंकार के उदाहरण है भाई। अगला क्वेश्चन है, रस के तीन पक्ष होते हैं, जो रस है इसके तीन पक्ष होते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा एक विकल्प गलत है? तो कौन सा विकल्प गलत है ये आपको बताना है। प्रपानक, रस का सहृदय द्वारा आस्वाद, रस की निष्पत्ति, रस की स्थिति। तो पहला इसका गलत है भाई। ठीक है। पर प्राणक रस का पक्ष नहीं होता और बाकी ये तीनों के तीनों ही रस के पक्ष होते हैं। रस का सहृदय द्वारा आस्वाद, रस की निष्पत्ति, रस की स्थिति। अगला क्वेश्चन है, काव्य पंक्ति फिर, काहे को रोकत मार्ग सुधो, सुनहु मधुप निर्गुण कटक ते राजपथ क्यों धूरो। क्या भी काहे को रोकत मार्ग सुधो, सुनहु मधुप निर्गुण कंटक ते राजपथ क्यों रुधो। तो इस काव्य पंक्ति में राजपथ का प्रयोग किसके लिए हुआ है? तो किसके लिए हुआ है भाई इस पंक्ति में? तो साधना मार्ग, ज्ञान मार्ग, ज्ञान भक्ति मार्ग या योग मार्ग। तो भक्ति मार्ग के लिए अभी जो सूरदास जी है इनके द्वारा रचित है भ्रमर गीत, जिसकी काफी महत्वपूर्ण पंक्तियां हैं। और जो सूरदास जी इनके काव्य काफी महत्वपूर्ण काव्य ग्रंथ है सूरसागर, सुरसारावली और साहित्य लहरी। अगला क्वेश्चन है, प्रेमचंद्र की निम्नलिखित में से किस कहानी को उत्तर आधुनिक विमर्शों में से एक वृद्धावस्था विमर्श के अंतर्गत रखा जाता है? ठीक है। क्या है? काफी महत्वपूर्ण कोटेशन है, आपको याद रखनी पड़ेगी।
प्रेमचंद्र की निम्नलिखित में बूढ़ी काकी अलगोजा है, सदगति है या मुफ्त का यश? तो भाई जो प्रेमचंद्र जी की बूढ़ी काकी कहानी है, इसको उत्तर आधुनिक विमर्शों में से एक वृद्धावस्था विमर्श के अंतर्गत रखा जा सकता है। ये आंसर अपना बिल्कुल सही रहेगा। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा उपन्यास जिनेंद्र का नहीं है? तो जिनेंद्र का उपन्यास कौन सा नहीं है? परख, सुनीता, त्यागपत्र, शेखर एक जीवनी। तो शेखर एक जीवनी जिनेंद्र का उपन्यास नहीं है, बल्कि ये किसका है? अज्ञे जी का उपन्यास रहेगा। ठीक है, शेखर एक जीवनी 2 भागों में है, ये मैंने काफी बार आपको बताया है। ठीक है, और जो ये उपन्यास है शेखर एक जीवनी, ये क्या एक फ्लैशबैक शैली में लिखा गया है। ठीक है, इसके अंतर्गत इनके और भी उपन्यास है, नदी के द्वीप, अपने अपने अजनबी। ठीक है, जिनेंद्र जी के उपन्यास परख, स्नेता, त्यागपत्र, सुखदा, विवर्त, व्यतीत, कल्याणी, मुक्तिबोध, अनंतर, अनाम, स्वामी और दर्शा काफी महत्वपूर्ण उपन्यास है, जिनेंद्र के काफी बार पेपर में पूछे गए हैं भी। काफी महत्वपूर्ण पंक्तियां हैं। दुख ही जीवन की कथा रही, क्या कहूं आज जो नहीं कही। यह निराला किस कविता की पंक्तियां? देखो ये निराला जी की पंक्तियां हैं। पूछा गया है किस भाई कविता से पंक्ति ली गई है। राम की शक्ति पूजा तुलसीदास, सरोज स्मृति जागो फिर एक बार। जो सरोज स्मृति इनकी कविता है, इससे ये पंक्तियां ली गई है। और जो सरोज स्मृति है, ये हिंदी का सर्वश्रेष्ठ शोक गीत है। ठीक है, जो निराला जी ने अपनी पुत्री के वियोग में लिखा था, और उनकी पुत्री का क्या नाम था? सरोज था। ठीक है, ये भी आपको ध्यान रखना है। और निराला जी की अनामिका, परिमल, गीतिका, नए पत्ते, ठीक है, प्रमुख काव्य संग्रह भी है जो पेपर में पूछे गए हैं। अगला क्वेश्चन है और अपनी क्लास का लास्ट क्वेश्चन रहेगा। उत्पत्तिवाद निम्नलिखित में से किसका मत है? जो उत्पत्तिवाद है, ये किसका मत है भाई? किसका मत है? भरत मुनि का, अभिनव गुप्त का है, भट्ट लोलट का है या मम्मट का है? तो भाई जो उत्पत्तिवाद है, ये भट्ट लोलट जी का मत रहेगा। ये भी आपको ध्यान रखना है, और मैंने काफी बार ये आपको बताए हैं, एक बार और बता देती हूँ। ठीक है, जो भरत सिद्धांत और इनके मत बता देती हूँ आपको, और मैंने पहले भी आपको बताया है, और दर्शन भी इनका बता देती हूँ। जो भट्ट लोलट है, ठीक है, इनका सिद्धांत है उत्पत्तिवाद। ये रहा ऊपर उत्पत्तिवाद है, और इनका दर्शन कौन सा था? मीमांसा दर्शन। ठीक है, फिर है शंकुक जी। ठीक है, इनका मत है अनुमतिवाद। दर्शन है इनका न्याय दर्शन। ठीक है, फिर है भट्टनायक, इनका मत था भुक्तिवाद, और इनका दर्शन था साख्य दर्शन। फिर है अभिनव गुप्त, यहीं पे है, इनका मत था अभिव्यक्तिवाद, और दर्शन था इनका शैव दर्शन। ठीक है, आज की अपनी क्लास के 35 क्वेश्चन कंप्लीट होते हैं। आशा करती हूँ भाई आप सभी को क्लास पसंद आई होगी। अगर आप सभी को क्लास पसंद आती है तो प्लीज क्लास को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, लाइक करें, और कमेंट भी आप जरूर से जरूर करें, और चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर से जरूर करें। ठीक है, और पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी, तो उसको भी ज्वाइन करना आप ना भूले। आप सभी का क्लास देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।